नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं जो हमें इसके अलग-अलग पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। तो इस चर्चा का जो असल मकसद है वो ये समझना है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, वो इकोनॉमी की नब्ज कैसे पकड़ता है। मतलब बाजार में कितना पैसा रहेगा, जिसे हम मनी सप्लाई कहते हैं, ब्याज दरें क्या होंगी और लोगों को, एक कंपनियों को लोन मिलना कितना आसान या मुश्किल होगा, इन सब चीज़ों को वो कैसे कंट्रोल करता है। सुनने में ये सब बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका असर हम सब पर पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ बिल्कुल। तो ये मौद्रिक नीति आखिर है क्या, सीधे शब्दों में अगर कहें तो? देखिए, सीधे शब्दों में ये सेंट्रल बैंक का एक एक्शन प्लान है, एक रणनीति है। इसका जो बड़ा गोल है वो है देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखना, मतलब स्थिर रखना, और साथ ही ग्रोथ को भी सपोर्ट करना। और इसके लिए वो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, लोन की अवेलेबिलिटी, इन सब अहम चीज़ों को अपने पास मौजूद टूल से घटाता बढ़ाता रहता है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था में जो पैसा घूम रहा है उसके फ्लो और उसकी मात्रा को कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज ही मौद्रिक नीतियां हैं। और आपने कहा कि इनको लागू करने के लिए आरबीआई के पास कई औजार होते हैं। हाँ बिल्कुल, कई सारे टूल्स होते हैं। इनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जो पूरी इकोनॉमी पर असर डालते हैं, और दूसरे क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, जो किसी खास सेक्टर को टारगेट करते हैं, है ना? तो चलिए इन औजारों को एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सारे उपकरण मिलकर काम करते हैं। मात्रात्मक उपकरण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वो इकोनॉमी में पैसे की कुल मात्रा पर सीधा असर डालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि गुणात्मक उपकरण वो पैसे के फ्लो की डायरेक्शन या किसी खास तरह के लोन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम अक्सर सुनते हैं वो है बैंक रेट और रेपो रेट। इनमें क्या फर्क है और ये काम कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, बैंक रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लंबी अवधि के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ये एक तरह से सिग्नलिंग रेट ज्यादा बन गया है। आजकल जो सबसे ज्यादा अहम है, जो बाजार को रोज कंट्रोल करता है, वो है रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ बिल्कुल, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को छोटी अवधि के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, और इसके बदले में बैंक सरकारी सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह गिरवी रखते हैं आरबीआई के पास। अच्छा। सोचिए, बैंकों को अपने रोज के लेन देन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ। रेपो रेट उसी जरूरत को पूरा करने की कॉस्ट या लागत तय करता है। अब होता क्या है, मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि बाजार में महंगाई बढ़ रही है, कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं, तो वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। नतीजा, बैंक भी फिर आगे अपने ग्राहकों को, यानी हमें और आपको, या कंपनियों को जो लोन देते हैं, उस पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, ये सब महंगे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, सब पर असर पड़ता है। और जब लोन महंगा होता है तो लोग और कंपनियां थोड़ा कम लोन लेते हैं, है ना? हाँ, सोचते हैं कि अभी रुक जाते हैं। हाँ, वो अपने खर्च, अपने निवेश, इनको शायद टाल देते हैं। इससे इकोनॉमी में पैसे की जो कुल मांग है वो कम होती है, और इससे महंगाई पर कुछ लगाम लगती है। बाजार में जो लिक्विडिटी होती है, यानी पैसे की आसानी, वो कम हो जाती है। समझ गया। और अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर दे तो फिर तो इसका बिल्कुल उल्टा असर होगा। एकदम सही, बिल्कुल उल्टा। जब आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी सुस्त पड़ रही है, ग्रोथ रेट कम है या कीमतें गिरने लगी हैं, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं, तो वो रेपो रेट कम कर देता है। अच्छा। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाता है, तो वो भी आगे ब्याज दरें कम कर देते हैं। लोन सस्ते होते हैं तो लोग और कंपनियां ज्यादा लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, घर खरीदने के लिए, गाड़ी के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, डिमांड बढ़ती है फिर। हाँ, इससे इकोनॉमी में मांग बढ़ती है, पैसे का फ्लो यानी लिक्विडिटी बढ़ती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रफ्तार मिलती है। रेपो रेट के साथ साथ एक और रेट का भी जिक्र होता है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या चीज है और इसका रेपो रेट से क्या कनेक्शन है? रेट, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये रेपो रेट का एक तरह से उल्टा है। ये वो ब्याज दर है जो आरबीआई बैंकों को तब देता है जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा, अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं। अच्छा, मतलब इस रेट पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है,
शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से यही होता है। सोचिए, अगर बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा कैश है तो वो उससे कहीं तो रखेंगे ना। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को लगता है कि यार अपना फालतू पैसा आरबीआई के पास रखना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अच्छा ब्याज मिल रहा है। तो वो पैसा बैंकों के हाथ से निकलकर आरबीआई के पास चला जाता है। इससे क्या होता है कि बाजार में लोन देने के लिए बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है। ओके, तो ये भी महंगाई काबू करने का एक तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल, ये भी लिक्विडिटी सोखने का एक तरीका है। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो तो बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखने में खास दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें लगता है इससे अच्छा तो हम बाजार में लोन दें, ज्यादा कमाएंगे। हाँ, तो इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, जो शायद इकोनॉमिक स्लोडाउन से लड़ने में मदद कर सकती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों मिलकर एक तरह का कॉरिडोर बनाते हैं, जिसके बीच में बैंकों के आपस के लेन देन की दरें चलती हैं। ये तो हुई ब्याज दरों की बात, जो पैसे की कीमत तय करती हैं। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि कुछ उपकरण पैसे की मात्रा को सीधे कंट्रोल करते हैं। उसमें सीआरआर और एसएलआर का नाम आता है। ये क्या बला है? हाँ, बिल्कुल सही। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये दोनों सीधे सीधे बैंकों के पास लोन देने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है उसकी मात्रा पर असर डालते हैं। अच्छा, तो सीआरआर क्या है पहले? सीआरआर बैंकों की जो कुल जमा पूंजी होती है, मतलब उनके पास जितना भी पैसा जमा है लोगों का और कंपनियों का, जिसे एनडीटीएल कहते हैं। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। हाँ, उसका वो परसेंटेज हिस्सा है जिसे बैंकों को कंपलसरी तौर पर आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना ही पड़ता है। और इस पर ब्याज भी नहीं मिलता। नहीं, इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। ये एक तरह की सेफ्टी मनी है आरबीआई के पास। अब सोचिए, अगर आरबीआई ने सीआरआर मान लीजिए 4% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया, तो बैंकों को अपनी जमा का ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। हाँ, इससे उनके हाथ में, मतलब उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। सीधा असर। हाँ, ये सीधे तौर पर बैंकों की जो लोन बनाने की क्षमता है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, उसको कम करता है। नतीजा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है, जो महंगाई रोकने में मदद कर सकता है। और अगर सीआरआर कम कर दें तो बैंकों के हाथ खुल जाते होंगे लोन देने के लिए। बिल्कुल, सीआरआर कम करने पर बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचता है, जिसे वो लोन के तौर पर बाजार में दे सकते हैं। इससे मनी सप्लाई बढ़ती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। ठीक है, और एसएलआर ये सीआरआर से कैसे अलग है? एसएलआर भी बैंकों की कुल जमा एनडीटीएल का ही एक परसेंटेज है। लेकिन ये वो हिस्सा है जिससे बैंकों को अपने पास खुद रखना होता है, आरबीआई के पास जमा नहीं करना होता। अच्छा, अपने पास किस रूप में? ये सिर्फ कैश में नहीं, बल्कि कुछ और सुरक्षित लिक्विड एसेट्स के रूप में रख सकते हैं, जैसे सोना या फिर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यानी सरकारी बॉन्ड वगैरह। ओके। सीआरआर की तरह ही अगर एसएलआर बढ़ाया जाता है तो बैंकों को अपनी ज्यादा संपत्ति इन सुरक्षित चीजों में लॉक करनी पड़ती है, जिससे उनके पास आम लोगों या कंपनियों को लोन देने के लिए पैसा कम बचता है। मतलब असर वही, लोन देने की क्षमता कम होना। हाँ, असर वैसा ही है। और एसएलआर कम करने पर उनके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध होता है। तो सीआरआर और एसएलआर ये दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि बैंक अपनी कुल जमा का कितना हिस्सा असल में लोन के तौर पर घुमा सकते हैं बाजार में। तो ये रेट्स हो गए, रेशियोज हो गए। इनके अलावा एक और चीज का जिक्र आता है, अक्सर खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? ये असल में बहुत सीधा और आरबीआई का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। OMO का सीधा मतलब है आरबीआई का खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करना, खरीदना और बेचना। किसके साथ? बैंकों के साथ। हाँ, मुख्यतः बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। सोचिए, जब आरबीआई को बाजार में पैसा डालना है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो वो बाजार से यानी बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदता है। अच्छा, जब आरबीआई बॉन्ड खरीदता है तो वो बैंकों को उसके बदले में पैसे देता है। ये पैसा सीधा बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा फंड्स हो जाते हैं और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। समझ गया। और जब पैसा बाजार से निकालना हो, मतलब लिक्विडिटी कम करनी हो, तब आरबीआई ठीक इसका उल्टा करता है। हाँ।
वो अपने पास जो सरकारी बॉन्ड्स रखें उन्हें बाजार में बेचता है। हाँ। बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशंस ये बॉन्ड्स खरीदते हैं और आरबीआई को पैसे देते हैं। तो पैसा सिस्टम से निकलकर आरबीआई के पास चला गया। बिल्कुल। इससे बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी कम हो जाती है, मनी सप्लाई घट जाती है। ये अक्सर महंगाई को काबू में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ओएमओ काफी फ्लेक्सिबल टूल लगता है। हाँ, बहुत फ्लेक्सिबल है। आरबीआई इसके जरिए लगभग रोज ही बिना किसी बड़ी घोषणा के भी बाजार में लिक्विडिटी को फाइन ट्यून कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। यह आरबीआई का एक तरह से रोजमर्रा का काम है। वाह, ये तो सचमुच आरबीआई के तर्कश में कई तरह के तीर हैं बुरी इकोनॉमी पर असर डालने के लिए। ये तो हुए मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव उपाय, लेकिन आपने गुणात्मक या क्वालिटेटिव उपायों का भी जिक्र किया था शुरू में, जो किसी खास सेक्टर पर निशाना साधते हैं। वो क्या है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्वांटिटेटिव टूल्स तो पूरी इकोनॉमी के लिए हैं, जैसे बारिश सब पर बराबर बरसती है। लेकिन कभी कभी आरबीआई को लगता है कि नहीं, पूरी इकोनॉमी में नहीं बल्कि किसी एक खास हिस्से में, किसी एक सेक्टर में ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड है और वहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। यहीं पर गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण काम आते हैं। ये सिलेक्टिव होते हैं। इसमें एक है सीमांत आवश्यकता या मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट? हाँ, ये असल में क्या है कि आप किसी लोन के लिए जो चीज़ गिरवी रखते हैं, कोलैटरल, जैसे शेयर, सोना या प्रॉपर्टी, उसके मार्केट वैल्यू और उस पर बैंक आपको कितना लोन देगा, उसके बीच का अंतर होता है मार्जिन। अच्छा, जैसे डाउन पेमेंट होता है कुछ वैसा? हाँ, एक तरह से समझ सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, जिससे प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक बबल बनने का खतरा है। तो आरबीआई क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी लोन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा सकता है। जैसे अगर पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बैंक 80 लाख का लोन देता था, यानी 20% मार्जिन था, आरबीआई कह सकता है कि नहीं, अब प्रॉपर्टी लोन पर 30% मार्जिन रखना होगा। तो अब उसी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सिर्फ 70 लाख का लोन मिलेगा। अच्छा, तो लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, इससे उस खास सेक्टर में यानी प्रॉपर्टी सेक्टर में लोन का फ्लो थोड़ा कम हो सकता है, बिना पूरी इकोनॉमी की ब्याज दरें छेड़े। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर किसी सेक्टर को बढ़ावा देना है, मान लीजिए एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए लोन को, तो वहां मार्जिन कम कर सकते हैं। ये तो बड़ा स्पेसिफिक टूल है। हाँ, बिल्कुल। फिर एक तरीका है साख की राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें आरबीआई बैंकों के लिए कुछ लिमिट्स तय कर सकता है, जैसे कि वो किसी खास सेक्टर में, मान लीजिए पर्सनल लोन में, एक सीमा से ज्यादा लोन नहीं बांटेंगे, या फिर कुछ बहुत संवेदनशील चीजों की खरीद फरोख्त के लिए लोन देने पर ही रोक लगा सकता है कुछ समय के लिए। अच्छा, कोटा सिस्टम जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही किसी खास तरह के क्रेडिट के लिए। और एक नाम और है इसमें, नैतिक प्रभाव या मॉरल सुएजन। ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है। क्या आरबीआई बैंकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है? हाँ, पाठ तो नहीं कहेंगे, पर ये एक अनौपचारिक तरीका है। इसमें आरबीआई कोई नियम या आदेश जारी नहीं करता, बल्कि वो बैंकों के साथ मीटिंग्स करके, उन्हें चिट्ठियां लिखकर या अपील करके उन्हें अपनी पॉलिसी की दिशा में काम करने के लिए मनाता है या समझाता है, पर्सुएड करता है। अच्छा, बातचीत से? हाँ, जैसे आरबीआई बैंकों से कह सकता है कि देखिए, अभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे छोटे उद्योगों या एक्सपोर्ट को ज़्यादा लोन देने की ज़रूरत है, तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए। या फिर कह सकता है कि भाई इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है, यहाँ थोड़ा हाथ खींच कर चले। ये आपसी समझ और भरोसे पर आधारित है, लेकिन सेंट्रल बैंक की बात का वजन तो होता ही है बैंकों पर। मतलब बिना सख्ती के सलाह मशवरे से काम चलाना। हाँ, कोशिश वही रहती है। और आखिर में एक व्यापक शब्द है चयनात्मक साख नियंत्रण या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये एक तरह से इन सभी गुणात्मक उपायों का अम्ब्रेला टर्म है। इसका मकसद ही यही है कि क्रेडिट का फ्लो यानी लोन का पैसा इकोनॉमी के उन हिस्सों में डायरेक्ट किया जाए जहां उसकी ज्यादा जरूरत है और देश के लिए अच्छा है, जैसे कृषि, छोटे उद्योग, एक्सपोर्ट, और उन हिस्सों में जाने से रोका जाए जहां वो नुकसानदेह हो सकता है, जैसे स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी वगैरह के लिए। इसके तहत फिर मार्जिन बदलना, कुछ खास लोनों पर अलग ब्याज दरें रखना, लोन की सीमा तय करना, ये सब तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये मौद्रिक नीति कोई एक बटन दबाने जैसा काम नहीं है, बल्कि ये तो कई सारे उपकरणों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक तरफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ जैसे बड़े चौड़े ब्रश वाले स्ट्रोक्स हैं जो पूरी इकोनॉमी पर असर डालते हैं, और दूसरी तरफ मार्जिन, राशनिंग, मॉरल सुएजन जैसे बारीक नुकीले औजार हैं जो किसी खास जगह पे असर डालते हैं। एकदम सही कहा।